21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी फेमस बुक है बाय युवल नोआ हरारी। उसमें एक खास बात कहते हैं कि शायद लोग काफ़ी आसान समाधान चाहते हैं। अगर किसी भी इशू को समझने की बात आती है तो दे वांट टू पिक साइड्स, चाहे वो धर्म के आधार पर हो या किसी और आधार पर। बट कई बार इशू इतना सिंपल नहीं होता। देर आर मल्टीपल लेयर्स विद इन दैट इशू। तो जैसे कि अभी ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो मैनी एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और पूरा मिडिल ईस्ट में तबाही मच सकती है और मुस्लिम देश साथ आ सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? इससे पहले क्या ऐसी कैलकुलेशंस नहीं की गई? मिडिल ईस्ट में खुद ही डिविजन्स हैं। एक तरफ ईरान और उसके प्रॉक्सीज हैं, दूसरी तरफ सऊदी है। और ये प्रॉक्सी, ये सिचुएशन बनी कैसे? तो इस वीडियो में जरा इसके इतिहास में भी जाएंगे और फिर आज की बात करेंगे कि अभी क्या क्या डायनामिक्स चल रहे हैं। शुरुआत करते हैं जरा इनसे। बेन गुरियन, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इजराइल के। तो इनकी एक स्ट्रेटेजी थी, उसको कहा जाता है पेरिफेरल डॉक्ट्रीन। पेरिफेरल डॉक्ट्रीन का मतलब है, इनका मानना था कि अगर इजराइल को एग्जिस्ट करना है तो यहां पर मिडिल ईस्ट के कुछ अन्य देशों के साथ क्लोज रिलेशंस रखने पड़ेंगे, नदर्न अफ्रीका के भी कुछ देशों के साथ क्लोज रिलेशन रखने पड़ेंगे। तो दैट वाज इजराइल्स स्ट्रेटेजी फ्रॉम स्टार्ट। अब ये तो मैं तब की बात कर रहा हूं, मैं 1940s 50s की बात कर रहा हूं। और आज भी क्या आपको नहीं लगता कि यूएस से इजराइल और जो अरब देश हैं उनके बीच में संबंधों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा था? अब्राहम अकॉर्ड इज वन सच एग्जाम्पल। अब ये जो अटैक हुआ ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ, और आपने अभी सुना होगा लास्ट वीक इजराइल की तरफ से ईरान की तरफ, और फिलहाल प्रॉक्सी सिचुएशन बनी हुई, प्रॉक्सी वॉर चल रहे हैं। जैसे इराक में काफी तबाही चल रही है, इसकी न्यूज सामने आ रही है। तो ईरान चाहता क्या है? ईरान मैसेज देना चाहता है उन ताकतों को जो मिडिल ईस्ट में नॉर्मलाइजेशन की बातें सोच रहे थे। मतलब सऊदी, यूएई, बहराइन, दे ऑल आर गोइंग टू हैव गुड रिलेशंस विद इजराइल। ईरान कह रहा है यार बात पैलेस्टाइन की है, समझ क्यों नहीं रहे हो आप लोग? यू हैव टू यूनाइट, मतलब मुस्लिम नेशंस, अरब, अदर मुस्लिम नेशन, दे नीड टू यूनाइट फॉर सेफ्टी ऑफ पैलेस्टाइन। देखो उनके साथ कितना गलत हो रहा है। लेकिन मुद्दा ये क्या केवल यही इशू है जो ड्राइविंग फोर्स है ईरान की? क्या हिजबुल्लाह जो लेबनान से अटैक कर रहा है, क्या हिजबुल्लाह का यही आइडिया है कि उसके एग्जिस्टेंस का बेसिस है केवल पैलेस्टीनियंस की सिक्योरिटी? कहीं इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि लेबनान, जहां पर एक समय पर क्रिश्चियन लीडरशिप वाज देयर, क्योंकि फ्रेंच ताकतों ने उनको वहां पर स्टैब्लिश किया और अच्छे तादाद में वहां पर सीरियन क्रिश्चियंस भी मिलते हैं, मतलब सीरिया में भी। और क्योंकि ये जो ईस्टर्न मेडिटेरियन वाला एरिया है, एक समय पर ये रोमन एम्पायर का पार्ट था और इस वजह से यहां पर क्रिश्चियंस भी अच्छे तादाद में मिलते हैं। प्लस मुस्लिम्स की बात करें तो सुन्नी मुस्लिम्स भी मिलते हैं इस लेबनान वाले रीजन में, सीरिया वाले रीजन में। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिजबुल्लाह जो कहता है कि हम तो पैलेस्टाइन को बचाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो शाइट फोर्स को बनाकर रखना चाहता है लेबनान में और इस वजह से भी उसका एग्जिस्टेंस है। एक और एनालिसिस आ रहा है, जैसे कि ये देखिए आईमेक। आपने G20 के बारे में सुना होगा, लास्ट अक्टूबर में मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाई थी। उस टाइम पर बाइडेन ने कहा था कि भाई नेक्स्ट लेवल अचीवमेंट जो हुआ है G20 का, मतलब नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ दिस रीजन। कैसे आएगा? ये इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनकर। ये जरा देखिए कनेक्ट कहां से कर रहा है, क्योंकि इस कनेक्शन के तार फिर हम यहां पर जोड़ेंगे। ये देखिए इंडिया से होता हुआ, फिर ये मिडिल ईस्ट यानी कि सऊदी से होता हुआ इजराइल एंड जॉर्डन, इजराइल एंड देन इनटू द यूरोप। तो यानी कि इस एरिया से इस एरिया को कनेक्ट करने वाला मेजर ट्रेडिंग लिंक ये बनना था। फिलहाल नहीं बन पा रहा है क्योंकि इस रीजन में हम टर्मोइल देख रहे हैं, राइट। ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने शायद इस वजह से भी किया हो, क्योंकि ईरान वाज हेविली फोकसिंग ऑन दिस INSTC रूट। ईरान का मानना है कि यार इंडिया और दिस रीजन शुड एक्चुअली कनेक्ट विद दिस छाबहार पोर्ट, बंदर अब्बास, और इसके थ्रू कनेक्ट करता हुआ यहां पर सेंट पीटर्सबर्ग रशिया एंड देन इनटू यूरोप। आपको पता होगा कि देखो मतलब ये रूल है, मतलब एंशिएंट टाइम से, सिल्क टाइम के रूट से जो एरियाज सिल्क ट्रेडिंग रूट पर मौजूद थे, दे एक्चुअली प्रॉस्पर्ड। इवन पर्शिया का इतिहास देखिए, पर्शिया का अगर आप कंपैरिजन करें सऊदी रीजन में, तो मेजरली डेजर्ट है।
राइट। तो 1938 में जाकर सऊदी में ऑयल मिला, लेकिन पर्शिया वाज अ मेजर सिविलाइजेशन ऑफ इट्स टाइम। तो पर्शिया की इतने एनरिचमेंट का एक बड़ा कारण यह है कि जो ग्लोबल ट्रेड रूट होता था उसके सेंटर में यहां पर ईरान बैठा था। तो उस समय का जो लेवरेज था, अगर इस समय में भी लेना है तो आपको ऐसे ट्रेडिंग रूट में की जंक्चर पर आना होगा। लेकिन ये वाला जो मैप है, आईमेक का जो रूट है जो यूएसए प्रपोज कर रहा था और ये नेशंस सब कोलैबोरेट कर रहे थे, क्या इसमें ईरान को तरजीह दी गई है? नहीं, ये तो ईरान को बाईपास कर रहा है, क्योंकि ईरान यूएस के रिलेशन अच्छे नहीं, सऊदी ईरान के रिलेशन अच्छे नहीं, तो ऐसे में इसको बाईपास करने का तरीका है। तो अगर हमें बाईपास करो, मतलब ईरान के पर्सपेक्टिव से अगर ईरान को बाईपास करोगे तो तुम्हारे मंसूबे भी हम कामयाब नहीं होने देंगे। यह भी एक पर्सपेक्टिव कहा जा रहा है कि भाई सब कुछ केवल धर्म, इमोशन ही नहीं है, लॉजिक शायद कुछ और भी हो सकता है। ईरान फ्लैग बियरर बनना चाहता है मुस्लिम वर्ल्ड का, और उनकी खुद कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ईरान ऑफिशियली ऑप्रेसर्स के खिलाफ लड़ेगा। देखिए लैंग्वेज क्या है, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान सपोर्ट्स द स्ट्रगल्स ऑफ द ऑप्रेस्ड फॉर देयर राइट्स अगेंस्ट ऑप्रेसर। तो जो भी वो कर रहे हैं, जैसे कुछ फोर्स का बनाना, कुछ नाम ही क्यों रखा गया, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। मैं एक फैक्ट स्टोरी एनालिसिस को कनेक्ट करने वाला हूं। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, फिर जो स्टोरी है, आज का कनेक्शन है वो बेटर बनेगा। जैसे कि मिडिल ईस्ट में आज इतना डिवीजन है क्यों, तो इसकी स्टोरी कनेक्ट होती है ये ओटोमन एम्पायर के डाउनफॉल से। ओटोमन एम्पायर अ सक्सेसफुल मुस्लिम एम्पायर, लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जब हमने इसका डिक्लाइन देखा तो दो मेजर यूरोपियन फोर्सेस ने इस रीजन का भविष्य तय करना शुरू कर दिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो ब्रिटेन एंड फ्रांस ने इस रीजन को बांटना स्टार्ट कर दिया, और ओटोमन्स को हराना आसान नहीं था, तो ओटोमन्स को हराने के लिए इसी रीजन में से कुछ ग्रुप्स को भी साथ लेना था। तो एक स्ट्रेटजी बनाई गई कि भाई यहां जो है, देखिए मक्का एंड मदीना अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन्स। तो एक रूल है ना कि भाई मुस्लिम लीडर, वर्ल्ड का लीडर तो वो होगा जो होली साइट्स पर कंट्रोल रखेगा। तो ओटोमन का कंट्रोल देखिए मक्का, मदीना, जेरूसलम तीनों पर। और आज जो टॉप 2 होली साइट्स हैं उस पर कंट्रोल किसका है? सऊदी का, राइट। एक जो ये है अल अक्सा मॉस्को, यानी कि जो थर्ड होली साइट है, उस पर अभी कंट्रोल नहीं है किसी मुस्लिम देश का। वो कंटेस्टेड है क्योंकि जेरूसलम है, पैलेस्टीनियन वर्सेस इजराइल एक इशू है, तो ईरान उसी को देख रहा है। और इस आइडिया की भी शुरुआत कहां से हुई वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अभी हम आएंगे उस पर। पहले समझ लीजिए बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। अब इस ओटोमन्स को हराने के लिए इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, जो हैशमाइट क्लैन है यहां पर इस रीजन का, इसको अपने साथ मिलाते हैं, अरब रिवोल्ट कराते हैं। अरब रिवोल्ट से क्या होगा, हम ओटोमन्स को यहां से कमजोर करेंगे। तो हैशमाइट्स को कहा गया कि अरे आपको अपना किंगडम देंगे, और होली साइट्स के असली हकदार तो आप हैं, क्योंकि आपका डायरेक्ट लीनिएज है प्रॉफिट मोहम्मद से। तो उनको सपोर्ट मिला, और साथ में यहां पर साइकस पाइकट एग्रीमेंट कर दिया। साइकस पाइकस एग्रीमेंट में देखिए जरा, फ्रेंच और ब्रिटिश एक तरीके से जो ये कॉलोनियल पावर्स थी, इन्होंने देखिए किस तरीके से बांट दिया इस रीजन को। कुछ रीजन को तो आप देखिए ऐसा लगता है जैसे स्केल रखकर बांट दिया हो। तो दीज वर द 2 ऑफिसर्स फ्रॉम बोथ द नेशंस who actually decided how this region is going to be be divided. अब इस मैप में देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, ये ब्रिटिश इन्फ्लुएंस का एरिया है, ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया ये पूरा ब्रिटिश कंट्रोल का एरिया है। ये फ्रेंच इन्फ्लुएंस है और ये पूरा फ्रेंच कंट्रोल है। ये रशियन कंट्रोल है, और यहां पर माइनर ये इटालियन कंट्रोल है। ये है आपका, ये आपका इजराइल वाला एरिया हो गया, लेबनान हो गया, ये है आपका मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट के ईस्टर्न वाले एरिया को एक तरीके से इन्हीं कॉलोनियल पावर्स ने डिवाइड किया। बेल्फर डिक्लेरेशन के तहत साथ साथ ब्रिटिशर्स ने यह भी प्रॉमिस कर दिया ज्यूज को कि आपको अपना देश बना कर देंगे, क्योंकि ज्यूज वर हैविंग दिस इशू ना, दे वांटेड देयर ओन नेशन, राइट, क्योंकि दे सॉ परसिक्यूशन इन सेवरल रीजन्स। और ज्यूज की भी अपना एक इतिहास है, उनका कनेक्शन यहां से, कैसे उनको यहां से निकाला गया, देन दे वेंट टू यूरोप में परसिक्यूशन। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पर एक डिटेल्ड लेगेसी लेक्चर और आपको मिलेगा, जिसमें मैंने इस पूरे इशू की हिस्ट्री को ओपन किया है, फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, उससे पहले क्या था इस रीजन में। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसको भी आप देखिएगा, कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाएगी। अब अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट होता है 1948, टोटल 4 कॉन्फ्लिक्ट हैं, जैसे 1948 स्विस क्राइसिस,
देन 6 डे वॉर, देन योम किप्पुर। अब इस कॉन्फ्लिक्ट में जरा देखिए क्या हुआ कि एक अरब सोलिडारिटी यहां पर देखने को मिली। इजिप्शियन अटैक यहां से हुआ, ये सिनाई पेनिनसुला देख रहे हैं आप, ये जॉर्डन अटैक कर रहा है, इराक अटैक कर रहा है, यहां से सीरियन अटैक कर रहा है, ये लेबनीज फोर्सेस यहां से अटैक कर रही हैं, बट इजराइल गॉट सक्सेस। 6 डे वॉर ये सबसे सक्सेसफुल वॉर कहा जाता है, क्योंकि इजराइल के लिए सक्सेसफुल, क्योंकि इजराइल ने यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट का पार्ट था उसको कब्जा लिया था। इधर वेस्ट बैंक एंड गाजा भी अपने उनके अंडर आ गए, सीरिया इनके अंडर आ गया। और इसके बाद हुआ राइज ऑफ PLO, क्योंकि द परसिक्यूशन विच पैलेस्टीनियंस वर फेसिंग, दोज पीपल हु वर लिविंग इन दिस रीजन, पैलेस्टीनियन अरब पीपल, नाउ दे वर एक्चुअली फाइटिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस, कि उनका देश गया कहाँ, क्योंकि बाहरी ताकतों ने डिसाइड कर दिया कि यहाँ पर पूरा इजराइल होगा। हालांकि शुरुआत में आइडिया ये था कि यहाँ पर 2 नेशन सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन 2 नेशन सॉल्यूशन के लिए पैलेस्टीनियंस तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि भाई इस पूरे रीजन में तो अरब पैलेस्टीनियंस ही हैं, ज्यूज तो कम हैं, तो अलग से इजराइल कैसे बन जाएगा। लेकिन खैर अब जो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स हैं उनकी मांगों को लेकर बनता है PLO। शुरुआत में हथियार उठाते हैं, उसके बाद ग्रेजुअली जब अभी तो शुरुआत की बात है, मतलब इसकी बात है 6 डे वॉर की, लेकिन जब कैंप डेविड अकॉर्ड हो जाता 1978 में, फिर हम देखते हैं कि जो यासर अराफात थे PLO के लीडर, वो भी शांति का रास्ता अपनाने की बात करते हैं। तो यानी कि जब हम पैलेस्टीनियन ग्रुप्स की बात करते हैं तो आपने PLO के बारे में सुना, आपने हमास के बारे में सुना। जो अभी कॉन्फ्लिक्ट में है इजराइल के साथ वो हमास है। हमास हथियारों में ही विश्वास रखता है। हमास का मानना है कि यू कैन ओनली फाइंड सोल्यूशन फॉर द पैलेस्टीनियंस बाय वेपन एंड दोज वेपनरी सपोर्ट आर कमिंग फ्रॉम ईरान, ऐसा कहा जाता है। योम किप्पुर वॉर, योम किप्पुर ये एक होली डे होता है, जो ज्यूज का त्यौहार होता है इस दिन। और जब ये हुआ था 1973 में, तो उस समय रमज़ान भी चल रहे थे। रमज़ान का 10वां दिन था जिस दिन यहाँ पर योम किप्पुर था। खैर यहाँ पर फाइनली ये वॉर होता है। इसमें इजराइल हार के काफ़ी करीब था। लास्ट में सिचुएशन बदलती है और इजराइल को एक बात समझ में आ जाती है कि इससे पहले भले ही उसको 3 सक्सेस मिल चुकी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अरब जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ इसको सक्सेस मिलती ही रहेगी। तो ऐसे में यूएसए का भी दबाव था। फाइनली 1978 में यहाँ पर हो जाता है कैंप डेविड अकॉर्ड। अब मैंने पूरी कहानी इसलिए बताई क्योंकि अब आपको मैं कनेक्शन बिल्ड करूँगा कि कैसे यहाँ पर डिविजन्स भी हैं आपस में। जब अरब सोलिडारिटी की बात करें तो क्या सारे मुस्लिम देश साथ आ रहे थे? सारे मुस्लिम देश साथ नहीं आ रहे थे, क्योंकि वहाँ के डोमेस्टिक पॉलिटिकल रीजंस ऐसे थे। ईरान इराक वॉर की बात करते हैं। अब ज़रा इंटरेस्टिंग बात देखिए, 1979 ईरान में रिवोल्यूशन हो जाता है। इससे पहले का जो ईरान है वो एक डायनेस्टी थी रज़ा पहलवी की, और वो डायनेस्टी को कहा जाता था कि पपेट है ऑफ यूएसए। ईरान के रिसोर्सेज पर कंट्रोल यूएसए एंड ब्रिटिश कंपनीज का, यानी कि ऑयल वहां से एक्सट्रैक्ट हो रहा था। मतलब यूएसए एंड यूरोपियन कंपनीज वर मिंटिंग मनी। यहां पर जैसे ही इस्लामिक रिवोल्यूशन होता है तो अब यूएसए की ट्विन पिलर स्ट्रेटजी खत्म हो जाती है। मतलब यूएसए सोचता था कि मिडिल ईस्ट को बैलेंस करना है अपने फेवर में, तो ऐसा करो 2 डायनेस्टीज पे हाथ रखो। एक तो है अल साउद डायनेस्टी जो सऊदी अरब हो गया, और दूसरा है जो शाह पहलवी ईरान। अब शाह पहलवी की डायनेस्टी जा चुकी है क्योंकि 1979 में रिवोल्यूशन आ चुका है, और यहाँ पर रिवोल्यूशन के बाद जो फोर्सेस बनी हैं वो इस्लामिक स्टेट बना दिया है ईरान को। और जो सुप्रीम लीडर हैं खमैनी, वो कहते थे कि भाई यूएसए दिस इज इविल एंड वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इविल। तो अगर फाइट अगेंस्ट इविल बोल रहे हो, यूएसए के खिलाफ फोर्सेस को डेवलप करने की बात कर रहे हो, तो यूएसए कुछ ना कुछ करेगा। तो यूएसए ने क्या करा? यूएसए ने सपोर्ट किया इराक को। इराक ईरान वॉर में यूएसए सपोर्टिंग इराक, तो इसका मतलब क्या है कि इराक वन मुस्लिम नेशन फाइटिंग अगेंस्ट अनदर मुस्लिम नेशन। अब यहां पर ट्विस्ट ये है, इराक में शियाज की पॉपुलेशन ज्यादा, लेकिन सद्दाम हुसैन सुन्नी लीडरशिप, जबकि यहां पर ईरान में शिया की मेजॉरिटी और शिया लीडरशिप माना जाता है ईरान। मतलब ईरान इज लाइक प्रोवाइडिंग शिया लीडरशिप टू द मुस्लिम वर्ल्ड। अब इस स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पर जाना चाहता है आज का ईरान। अब वो केवल शिया वर्ल्ड का लीडर नहीं, अब वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है। और इसी वजह से जो मुस्लिम उम्मा की बात है, मुस्लिम कम्युनिटी की बात है, एक धर्म की बात है, तो वहां पर वो ये प्रदर्शित करना चाहता है कि जो काम अपने निजी फायदे की वजह से सऊदी, यूएई, बहराइन जैसे देश नहीं कर रहे, एंड दे आर ट्राइंग टू शेक हैंड विद इजराइल,
विच इज डूइंग एट्रोसिटीज अगेंस्ट पैलेस्टीन। तो देखो कोई नहीं खड़ा हो रहा, मैं खड़ा हो रहा हूं। वो चाहते हैं कि इससे एक दबाव बनेगा, लेकिन इस वीडियो में यही जानना है कि एक्चुअली क्या दबाव बन भी रहा है, या और कौन कौन से फैक्टर्स सऊदी पर वर्क कर रहे हैं, यूएई पर वर्क कर रहे हैं, बैकएंड पर कौन से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, इसी बात को जानना है। क्योंकि इट्स नॉट सो सिंपल कि केवल रिलीजन यूनाइट कर देगा। बाहर से लगता है, कुछ कमेंट्री से भी लगता है, लेकिन अंदर खाने कुछ और भी चलता है। अब अरब ईरान कॉन्फ्लिक्ट है क्या? बेसिकली ईरान पर्शिया है, अरब एक अलग एथनिक प्रोफाइल है, अरबी भाषा इसका मूल जोड़ने वाला यू कैन से थ्रेड है। तो यानी कि कल्चरली पर्शिया, ईरान एंड अरब दे आर डिफरेंट। और अगर हम शिया सुन्नी की बात करें तो ईरान रिप्रेजेंटिंग शियाज एंड अरब, यहाँ पर सऊदी स्पेशली रिप्रेजेंटिंग सुन्नीज। तो यानी कि यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे ठीक है सर शिया सुन्नी, बट आज के टाइम में जियोपॉलिटिक्स में क्या यही एक रीजन है? नहीं, अदर रीजन भी है। इसके पीछे की राइवलरी का रीजन देखिए। बात है लीडरशिप की। When you get leadership in a particular region, you actually are able to safeguard so many interests of yours. आपके security interest, आपके economic interest, आपके international forums में interest, आपके safeguard होते हैं जब कितने सारे देश आपके साथ होते हैं। तो आपको कारण बनाना होता है जिससे बाकी देश साथ हो जाएं। तो अभी सऊदी के फेवर में है माहौल, जनरली रहा है, अब डिक्लाइन हो जाए तो समय बताएगा। लेकिन इसका एक रीजन ईरान कहता है ये इस वजह से क्योंकि मक्का एंड मदीना यू हैव एक्चुअली टेकन कंट्रोल ओवर दिस। ये मैं उसकी बात कर रहा था, ट्विन पिलर स्ट्रेटजी। सऊदी और ईरान दो को पिलर की तरह इस्तेमाल करे थे, लेकिन ये तो खराब हो गई इनकी स्ट्रेटजी। आगे बढ़ने से पहले स्टोरी में बता दूं आपको, आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और यहाँ पर इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। कोई आपका एडवाइस है, कोई सजेशन है, मतलब कोई आपका कोई टॉपिक पर आप एनालिस्ट चाहते हैं, यू कैन शूट मी अ मैसेज हियर नाउ। सऊदीज क्लाउड रीजन क्या है? मक्का एंड मदीना। तो ईरान का कहना है कि यार हु गेव यू क्लेम, मतलब आप क्लेम कैसे कर सकते हैं? तो सऊदी का कहना है यार क्लेम क्यों नहीं कर सकते, मतलब वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ द होली साइट्स ऑफ मुस्लिम्स। और इसके लिए उन्होंने अलग से लीग भी बनाई है जिससे कि सॉलिडारिटी को ग्लोबल लेवल पर सऊदी प्रदर्शित कर सके। तो सऊदी इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू द मुस्लिम वर्ल्ड एज वेल, एंड वो चाहता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप भी वो देता रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया पॉलिटिकल लीडरशिप के फायदे भी होते हैं, राइट। तो ऐसे में उन्होंने लीग बनाई, और साथ में जो सऊदी का वहाबिज्म है, कहा जाता है कि वहाबी डॉक्ट्रीन को पुश करने के लिए सऊदी फंडिंग भी करता रहा है, जिससे कि मुस्लिम वर्ल्ड का कनेक्शन जो है, वो जो थ्रेड है, वो सऊदी से ही बना रहे। दैट्स वाई सऊदी हैज बीन स्पेंडिंग सच अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन चैलेंज कौन करता है? ईरान चैलेंज करता है, कहता है यार ये तो गलत है, हाउ कैन यू हैव कंट्रोल। अब ईरान इसी वजह से मेजर प्रॉक्सीज बनाता है। ईरान को लगता है कि यार ये एंटी ईरान है, और ईरान को अगर अपने इंटरेस्ट को बचाना है और अपने आप को एक्सपेंड करना है तो उसको कुछ अलायंसेस बनानी पड़ेंगी। तो जैसे कि यहाँ पर हिजबुल्ला। अब हिजबुल्ला का मतलब क्या है? हिजबुल्ला का लिटरल मीनिंग आपको मिलेगा, एक्चुअली इट्स लाइक आर्मी ऑफ अल्लाह। तो मीन्स इस्लामिक पर्पस है, मतलब रिलीजियस पर्पस शो किया जाता है। और बना क्यों? एक्चुअली फॉर सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ पैलेस्टीनियंस इन लेबनान। और एक्चुअली लेबनान के सदर्न पार्ट में एक समय पर इजराइल का ऑक्यूपेशन था, इजराइल को वहां से हटाना है, तो ऐसे में आर्म्ड रेजिस्टेंस के लिए जो हिजबुल्ला बनी उसको सपोर्ट करता आया है ईरान। तो ईरान वांट्स टू प्रोजेक्ट कि देखो जो मुस्लिम वर्ल्ड को करना चाहिए टू प्रोटेक्ट द थर्ड होली साइट अल-अक्सा, to protect the interest of Palestinian Muslims on the cause of humanity that I am doing. तो इस वजह से इसको सब्सटेंशियल फाइनेंसेस, लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलता रहा है। हुतीज ऑफ यमन, हुतीज का क्या मसला है? अब जो यमन वाला पार्ट है, इसमें जो नदर्न यमन है, तो एक्चुअली दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हुतीज। इसका कनेक्शन है यहाँ पर जो शिया कम्युनिटी है, तो शिया कम्युनिटी को सपोर्ट करता है ईरान, और ईरान का मानना है कि 1000 सालों तक एक्चुअली जो ये शियाज हैं इन्हीं का रूल वहां पर था, फिर इनको हटाया गया। तो नाउ दे आर रिक्लेमिंग देयर रूल बिकॉज दे वर नॉट गिवन यू कैन से इक्वल शेयर इन पावर इन द मॉडर्न यमन। तो अभी जो नॉर्दर्न पार्ट है, जहां पर सना जो कैपिटल है, उस पर कंट्रोल हुथीज का ही है। सो जैदी शियाज, और दे हैव देयर डिस्टिंक्ट कल्चर। ड्रेसिंग भी डिफरेंट है, आप देखेंगे यहाँ पर एक खंजर लगा रहता है, ये जो ड्रेसिंग है। तो खैर अभी वहाँ पर हुतीज़ हैं, और हुतीज़ समझ लीजिए कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हुतीज़ की, क्योंकि जो
लोकेशन है स्विस रेड सी के थ्रू आपको ट्रेड करना है, तो हुतीज अटैक उस पर करेंगे। तो जाहिर सी बात है आज के टाइम में हम देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ जो शिपिंग है वो बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई है, ईरान सपोर्ट करता है। नाउ अल कुद्स डे, तो एक्चुअली अल कुद्स रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक पायस प्लेस के बारे में। उसका मानना है कि इजरायली जो ऑक्यूपेशन है उससे हमें सेफगार्ड करना है अल अक्सा मॉस्क को। वो रिजेक्ट करता है जेरूसलेम पर इनकी ऑक्यूपेशन। अब जरा ये फॉरेन पॉलिसी देखते हैं हम ईरान की विद रिस्पेक्ट टू अल अक्सा। तो इसकी शुरुआत होती है जेरूसलेम से ही। सो जेरूसलेम में यहाँ पर ये आप देख रहे हैं सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अल अक्सा होली प्लेसेस फॉर मुस्लिम्स। तो हज अमीन अल हुसैनी, तो ग्रैंड मुफ्ती थे जेरूसलेम के, उन्होंने एक कॉन्क्लेव कराई थी और जिसमें उन्होंने दुनिया भर से मुस्लिम वर्ल्ड के लोगों को बुलाया था, टॉप लीडर्स को बुलाया था कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अल अक्सा मॉस्क। और वहाँ पर उन्होंने प्रोक्लेमेशन किया था कि अल अक्सा मॉस्क इज अंडर थ्रेट एंड इट विल बी अंडर थ्रेट इफ सिचुएशंस आर नॉट चेंज्ड। तो ऐसे में ये जो अपील थी, ये अपील पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में परलोकेट हुई। ईरान का तो कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है वी हैव टू एक्चुअली फाइट अगेंस्ट द ऑप्रेसर, एंड ऑप्रेसर यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इजराइल, राइट। उनका मानना है कि जो मतलब मुस्तकबिरिन, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अल्टीमेटली व्हाट दे आर डूइंग इन द नेम ऑफ अल्लाह, राइट। बेसिकली ये ऑप्रेसर को रिप्रेजेंट करता है ये शब्द। नाउ डिड ईरान यूनाइट मुस्लिम वर्ल्ड? अब आते हैं इस वाले पॉइंट पे जो हमारा कोर टॉपिक है। अभी हमारा बैकग्राउंड बन गया है, तो क्या मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट कर लिया है? तो देखिए पहला जो रेस्पॉन्स है वो तो ये है कि यस, इट एक्चुअली प्रेशर्ड मुस्लिम वर्ल्ड टू एक्चुअली कंसिडर क्या ईरान का जो वॉर है वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है? क्या आप जो पीस बिल्डिंग कर रहे थे इजराइल के साथ, यूएसए के साथ, क्या उसको चैलेंज करने की ज़रूरत अब है? क्या ईरान को सपोर्ट करने की ज़रूरत है? तो एक्चुअली इट हैज़ गिवन सम होप टू सर्टेन सेक्शंस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। तो उसमें तो बात सही है। और मुद्दा केवल ईरान का नहीं है, अब तक आप समझ गए होंगे, मुद्दा है अल अक्सा, मुद्दा है जेरूसलेम का, मुद्दा है पैलेस्टीनियन ह्यूमैनिटेरियन एज वेल एज इस्लामिक एंगल का। अलायंस कुछ स्ट्रांग हुई है क्या? तो अब ये भी माना जा रहा है कि हमास ने जो अटैक किया और उसके बाद अभी जो ईरान ने अटैक किया, इससे एक कुछ मिडिल ईस्टर्न नेशंस में एक ये भी है कि शायद जो वो पाथ चुन रहे थे वो पाथ सही था। यानी कि यूएसए मतलब वेस्टर्न पार्ट्स के साथ लिंक करके जो आईमेक वाला पार्ट है, दैट इज व्हाट दे वांट। अल्टीमेटली कब तक हम इसी में अटके रहेंगे? पीस कैसे आएगा? क्या अगर आप टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते, जैसे क्रिएशन ऑफ पैलेस्टाइन आउट ऑफ इजराइल, तो उसका सोल्यूशन क्या है? क्या इजराइल को खत्म कर देना ये एक पॉसिबिलिटी दिखती है? और अगर नहीं है ये पॉसिबिलिटी, तो कब तक पैलेस्टीनियन कॉज के लिए वो अपनी इस पूरे मिडिल ईस्ट में क्राइसिस को होवर करते रहने देंगे? क्योंकि उनको पता है कि लगभग 40 साल के आसपास का आपके पास फॉसिल फ्यूल्स हैं, उसके बाद आपकी इकोनॉमी कैसे सर्वाइव करेगी, कैसे आप थ्राइव करेंगे? हालांकि दे हैव ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन वेरियस यू कैन से यूरोपियन मार्केट्स एज वेल, बट द पॉइंट इज इफ यू हैव टू थ्राइव यू नीड टू डाइवर्सिफाई योर इकोनॉमी, क्योंकि अल्टीमेटली जॉब क्रिएशन वगैरह करना पड़ेगा ना। और उसमें यूएस और एशिया के साथ जो अलायंस है उसके लिए यू हैव टू बिल्ड ब्रिजेस ऑफ पीस। कहा जा रहा है कि जो अभी जो अटैक हुआ था उसमें जो इंटेलिजेंस शेयरिंग थी, जैसे जॉर्डन, सऊदी का भी नाम लिया जाता है, हालांकि ऑफिशियल सोर्सेज अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं करें, लेकिन पॉइंट इज कि ये जो इंटेलिजेंस अलायंस है ये और ज़्यादा मजबूत हो सकती है। क्योंकि अगर ईरान ने अटैक किया है और ईरान ने अभी कंफर्म नहीं किया है कि उसके पास न्यूक्लियर पावर है, ऑलरेडी वो अपने उस पर वर्क कर रहा है न्यूक्लियर प्लान पर, लेकिन अगर वो न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो क्या गारंटी है इससे जो इनसिक्योरिटी है वो सऊदी को नहीं होगी? कारण 4 नवंबर 2017 एक बैलिस्टिक मिसाइल रियाद, मतलब जो कैपिटल है सऊदी की, उसके मेन एयरपोर्ट से ऊपर इंटरसेप्ट करता है सऊदी। यानी कि हूथी रिबेल्स ने एक ईरान की मिसाइल को दाग दिया सऊदी की कैपिटल पर। 17 की बात है। तो हाउ कैन सऊदी एक्चुअली कंसिडर इट्स सिक्योरिटी इन सेफ हैंड्स ऑफ ईरान? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ईरान को चाहिए सॉलिडारिटी विद द मुस्लिम वर्ल्ड। ईरान नहीं चाहेगा कि केवल सऊदी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर रहे।
प्लस ईरान को पता है इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस, यू कैन से, जो डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स में ये इकोनॉमी वाला एंगल भी है. वी नो दैट सऊदी इज वे प्रॉस्पर इन कंपैरिजन टू ईरान, और ईरान पर इतने सारे जो सैंक्शंस लगे वो भी एक बड़ा कारण है. हालांकि एक कमेंडेबल चीज़ है ईरान के लिए जो कही जा सकती है कि डिस्पाइट सो मेनी सैंक्शंस, ईरान हैज शोन प्रोनेस विद रिस्पेक्ट टू ड्रोन्स, विद रिगार्ड टू डिफेंस टेक. तो यानी कि पोटेंशियल उसमें ज़बरदस्त है. तो आपको नहीं लगता कि मिडिल ईस्ट में इट इज़ अ कॉज ऑफ इनसिक्योरिटी एज वेल? तो ये एक पॉइंट है. अब जरा यूएस की पोजीशनिंग देख लीजिए. ये जो आप देख रहे हैं, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, यूएई, सऊदी, जॉर्डन, सीरिया, हर जगह पर, जॉर्डन में 3,000, सऊदी में 3,000, ये डिप्लॉयमेंट है. लास्ट जो ऑफिशियल डेटा है, डिप्लॉयमेंट है यूएस ट्रूप्स की इन दिस रीजन. तो यहाँ पर ऑलरेडी यूएस ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट है, एंड जैसे सऊदी में यूएस ट्रूप की डिप्लॉयमेंट इज अ गारंटी टू सऊदी सिक्योरिटी. तो ऐसे में अगर यहाँ पर स्कमिशेस हो रहे हैं तो सऊदीज एडवाइजेस अदरवाइज. तो यूएसए इसी वजह से यहाँ पर पीस स्टैब्लिश करना चाहता है. अब्राहम अकॉर्ड इसी का एक रास्ता है, यानी कि जो इजराइल और यूएई, बहरीन के बीच में शांति की बात करता है. तो ईरान ब्रॉट देम क्लोजर, ये कहा जा रहा है. कारण जैसे नेतन्याहू, मतलब इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड कि अगर ईरान तुम्हारे लिए खतरा है तो ईरान को काउंटर अगर कोई कर सकता है, इजराइल कर सकता है. तो इजराइल का होना सऊदी की खुद की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है. सम एनालिस्ट्स आर सेइंग दिस फैक्ट मे बी ओवरलुक्ड बाय सम सेक्शंस, बट दिस इज ऑल्सो फैक्ट. मैंने कहा ना कि इतनी सारी लेयर्स होती हैं किसी भी रियलिटी की. अरब इजरायली एक्सेस देख लीजिए, जैसे एक शिफ्टिंग ट्रेंड दिख रहा है, यानी कि एक पॉजिटिविटी भी है. पॉजिटिविटी इन द सेंस कि ईरान के प्रॉक्सीज से परेशान कई सारे अरब देश हैं. जैसे जॉर्डन चाहता है पीस एंड सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी, एक्सेस टू जो ये मेडिटेरियन सी. तो जॉर्डन डोंट वांट इट्स रीजन टू बी यूज्ड एज बाय दीज प्रॉक्सीज, और ये प्रॉक्सीज का अटैक वो नहीं चाहता, सऊदी नहीं चाहता. और जो चाहते हैं उनके साथ क्या हो रहा है वो हम सबको पता है. इराक में देखिए टर्मोइल की स्थिति, सीरिया में देखिए. तो कहने का मतलब ये है कि एक एंगल इसमें ये भी है कि जहाँ पर पीस है वहाँ पर शायद यूएसए की गारंटी की कोशिशें हैं, और इराक जो है वो यूएसए के कंट्रोल में अब नहीं है, लेबनान नहीं है, सीरिया नहीं है, और वहाँ पर टर्मोइल है. इसको एक्चुअली सपोर्ट करते हैं हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थियरी के सपोर्टर्स, जिनका मानना है कि एक बड़ा हेजमोन, एक बड़ी ताकत होनी ज़रूरी है फॉर रीजनल स्टेबिलिटी और इवन ग्लोबल स्टेबिलिटी. अदरवाइज रूल्स को लोग फॉलो नहीं करते. कहा जा रहा है कि ईरान की मिस्टेक भी हो सकती है. जो इनसिक्योरिटी डिलेमा यहाँ पर मिडिल ईस्ट में क्रिएट हुआ है, और अगर कोई कन्फ्रंटेशन बढ़ती है तो कहीं ऐसा ना हो कि इससे बाकी मिडिल ईस्टर्न नेशंस के लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमिक पाथवे उन्होंने बनाया उसको नुकसान हो जाए. अगर ईरान रिप्रेजेंट करता है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये कहा जा रहा है कि सऊदी, इजराइल, यूएसए, दे कैन एक्चुअली रिप्रेजेंट दिस एक्सेस ऑफ रेनेसा. रेनेसा रिप्रेजेंट्स सम कुछ बड़ा बदलाव जो अब मिडिल ईस्ट में आने की ज़रूरत है. ईरान की वीकनेस एक ये कही जा रही है, आप कह रहे हैं कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड साथ ला रहा है ईरान, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान का ये जैश अल अदल, मतलब ये बलूचिस्तान में बेस था, ऐसा ईरान का कहना था. इनकी तरफ से अटैक हुआ ईरान की तरफ. ईरान ने फिर बलूचिस्तान ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया. फिर पाकिस्तान ने अटैक किया, मतलब काउंटर ऑफेंस किया. उन्होंने कहा हम आप पर नहीं, इन आतंकवादी समूहों पर अटैक कर रहे हैं. लेकिन दोनों के बीच में गैप तो है. न्यूक्लियर फियर है कि अल्टीमेटली मतलब मिडिल ईस्ट जब न्यूक्लियर फ्री होगा तब पीस होगा. लेकिन अगर मिडिल ईस्ट इज गोइंग दिस वे ड्यू टू ईरान, एंड इजराइल ने भी नहीं बताया है कि उसके पास नहीं है, ना तो इजराइल ने ये कहा कि है और ना ही इजराइल ने ये कहा नहीं है. इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रेटजिक एम्बिगिटी, कि गेस करते रहो हमारे पास क्या है. तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम. और इसके पीछे से एक बोनहोमी भी देखी गई है. जैसे सऊदी अरब का ये डेटा देखिए, सऊदी अरब परचेज ओवर $250 मिलियन वर्थ ऑफ स्पाई इक्विपमेंट्स फ्रॉम इजराइल. तो वो खुद इतनी बड़ी डील कर रहा है इजराइल के साथ पीछे पीछे, जो उसको अपने सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, इन प्रॉक्सीज से और ईरान से डायरेक्टली. सऊदी ने एक्सेप्ट भी किया कि अल्टीमेटली पीसफुल रहना ही मतलब वे फॉरवर्ड है. और ये भी कहा जा रहा है कि शायद सऊदी एज अ कंडीशन हो सकता है इजराइल गोलन हाइट्स, यानी कि जो सीरिया का इलाका जो इसके कंट्रोल में है,
उसको शायद फ्यूचर में फोरगो करने के लिए भी तैयार हो जाए, कुछ टेरिटरीज को फोरगो करने के लिए भी तैयार हो जाए फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। एंड इसमें सऊदी का की रोल रहेगा, ये बात सऊदी को भी पता है, यूएसए को भी पता है। यूएई, आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा पेगासस के बारे में, उस टाइम चर्चा में आया था इजराइल का ये एनएसओ ग्रुप। तो ऐसे में जो स्पाइंग के लिए जो यूज़ होता है, और अब जहाँ पर डायनेस्टिक रूल चल रहा है, तो वो चाहेंगे कि हमारे खिलाफ में जो हैं उनके बारे में पहले से हमें इंफॉर्मेशन पता लग जाए। तो ऐसे में इजराइल का जो डिफेंस टेक है ये इन मिडिल ईस्टर्न नेशंस के काम का है, तो पीछे पीछे ये भी तो सपोर्ट चाहिए इनको। इजिप्ट की बात देख लीजिए, अब नासिर का कहना था उनका नो पीस विद इजराइल, नो रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल, नो नेगोशिएशन विद इजराइल, लेकिन आज का जो इजिप्ट है इट इज़ हैविंग बेटर रिलेशंस विद इजराइल, और इजराइल इवन कोऑर्डिनेट भी करता है इजिप्शियन मिलिट्री के साथ टू एक्चुअली हैव सम अटैक्स इन सिनाई पेनिनसुला, क्योंकि बताया जाता है कि हमास के कुछ टेररिस्ट जो हैं इस रीजन से इजराइल पर अटैक करते हैं, तो उन पर काउंटर अटैक के लिए इजिप्ट से परमिशन लेकर इजराइल यहाँ पर भी अटैक करता है। एनर्जी एंड सिक्योरिटी, अब इजराइल एक्सपोर्टिंग नेचुरल गैस टू इजिप्ट, ये डेटा देख लीजिए, $15 बिलियन का डील हुआ था 2018 में, तो ये इट इज़ ऑन गोइंग। तो क्या ये सारे मुस्लिम देश अपने लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं, जो लॉन्ग टर्म पीस है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, क्या उसको फोरगो कर देंगे इस वजह से कि ईरान ने फाइनली जो है एक अटेम्प्ट किया है इजराइल पर? शायद कुछ हो सकता है, इजराइल को शायद हराया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपने इंटरेस्ट भी तो देखने पड़ते हैं। सेम इज विद जॉर्डन, जॉर्डन वही कह रहा है कि भाई मुझे तो स्ट्रेटजिक पार्टनर चाहिए, मतलब मुझे मिडिल ईस्ट का एक्सेस चाहिए, मुझे अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी चाहिए। और जॉर्डन देखिए, और जॉर्डन ने इस समय जो अटैक हुआ था ईरान की तरफ से, तो जॉर्डन ने भी जो यू कैन से कुछ ड्रोन्स को और कुछ मिसाइल को वहीं पर न्यूट्रलाइज किया था। कहा जा रहा है कि सीक्रेट समिट भी हुई नेतन्याहू की लीडरशिप में, और सीक्रेट समिट में जॉर्डन के राजा भी थे, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी थे, और इजिप्शियन प्रेसिडेंट भी थे। मोरक्को को भी ऑफर दिया गया। मोरक्को क्योंकि नदर्न अफ्रीकन नेशन है, तो नेतन्याहू का कहना है कि भाई तुम ये कहते हो कि वेस्टर्न सहारा पर तुम क्लेम करते हो, तो नेतन्याहू का कहना है वी आर गोइंग टू सपोर्ट योर क्लेम ऑन वेस्टर्न सहारा। वो इस वजह से क्योंकि नदर्न अफ्रीकन नेशंस में भी मुस्लिम बहुल देश, तो वहीं कहीं ऐसा ना हो कि ईरान इस मुस्लिम सॉलिडारिटी का भी यूज़ करे। सेम विद बहराइन, बहराइन यहाँ पर है देखिए, तो बहराइन इज ऑल्सो हैविंग सिक्योरिटी डिलेमा फ्रॉम ईरान। बहराइन पर भी IRGC जो इनकी पैरामिलिट्री फोर्स है ईरान की, उसके द्वारा अटैक हुआ है बहराइन के इंटरेस्ट पर। तो बहराइन कहता है हम तो खुद भुक्तभोगी हैं, तो इस वजह से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है इनका। ईरान इज़ वन हु हैज़ डिक्लेयर्ड वॉर ऑन अस विद इट्स रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स, इट्स लिबनीज आर्मी, यानी कि वो पार्टी हिजबुल्ला, और इराक में जो इनके आपके जो प्रॉक्सीज हैं, तो क्लियर वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई वी नीड सम सपोर्ट अगेंस्ट ईरान। तो यहाँ पर कहाँ दिख रहा है आपको सॉलिडारिटी? एक ये ताइफ एग्रीमेंट, ये लेबनान में हुआ था। मुद्दा था कि जैसे ही लेबनान में सिविल वॉर एंड हुआ, तो ये था कि अब जो है हूथी रिबल्स जो हैं वो हथियार नहीं उठाएंगे, देयर विल बी पीस। लेकिन उन्होंने हथियार को, अब हूथी कह रहा हूँ मैं, हिजबुल्ला जो है हथियार नहीं उठाएंगे, बट उन्होंने हथियार को उठाए रखा। तो कहा जा रहा है कि ये शायद हथियार को उठाए रखा जिससे कि शाइट जो यू कैन से एक कंट्रोल है वो इस लेबनान वाले रीजन पर बना रहे। इसी बात को मैंने यहाँ पर बताया है, टू टेक ओवर लेबनान। अब PLO एंड हमास में खुद डिफरेंसेस हैं। अगर आप कहते हैं कि एक सोल्यूशन चलिए मिडिल ईस्टर्न नेशंस मिलकर कराना चाहते हैं इस एरिया का, लेकिन किसके हिसाब से? क्या PLO और हमास एक ही सोल्यूशन पर एग्री कर रहे हैं? नहीं। तो अगर पैलेस्टीनियन मेजर ग्रुप्स दे आर नॉट एग्रीइंग ऑन देमसेल्फ, तो ऐसे में अगर मिडिल ईस्टर्न बाकी नेशंस दे स्टार्ट सपोर्टिंग ईरान, तो सोल्यूशन क्या निकलेगा? तो अभी तो उनमें खुद ही क्लैरिटी नहीं है, और खुद क्लैरिटी नहीं है तो ये वॉर ऐसी प्रोलॉन्ग होता रहेगा और अल्टीमेटली नुकसान सबका होगा। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि देखिए, ह्यूमैनिटी शुड ट्रम्प, जो मानवता है उसको जीतना जरूरी है, पीस एंड प्रोस्पेरिटी होनी जरूरी है। जिसकी भी धार्मिक भावनाएं हैं, जो ऐसे यू कैन से लोकेशंस हैं, प्लेसेस हैं, तो उनकी रेस्पेक्ट बाय ऑल पार्टीज ये होना ज़रूरी है। ये बेसिक ह्यूमन यू कैन से ट्रेट्स हैं जो चाहिए टू एक्चुअली हैव पीस एंड सोल्यूशन इन दिस रीजन। यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व इन रिलेशंस अमंग मिडिल ईस्टर्न नेशंस, हाउ डज इंडिया चार्ट आउट इट्स पाथ फॉर प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट एंड मैनेजिंग सेंसिटिविटीज। दिस डिस्कशन गिव सम वैल्यू टू यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट